नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आज आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला का अध्ययन करवाऊंगी। बच्चों, हमने पहला जो चैप्टर था वो भाषा का पढ़ा था, भाषा, बोली और व्याकरण। तो भाषा में हमने एक शब्द पढ़ा था लिपि, और लिपि को हमने ये भी देखा था कि लिपि होती क्या है। लिपि वह होती है जब हमने भाषा तो बोलना सीख लिया, जब लिखने के लिए हमने कुछ चिन्हों को काम लिया तो उसको हमने क्या बोला, लिपि। तो वही चिन्ह क्या कहलाते हैं, वर्ण। यानी लिखने के लिए हमने सबसे पहले वर्ण का यूज लिया, वर्णों से शब्द बने, शब्द से क्या बने, पद बने और वाक्य बने। तो सबसे प्रारंभिक जो इकाई है भाषा की वो क्या है, वर्ण। तो लिपि को जब आपने लिखना सीखा तो लिपि का प्रथम पार्ट क्या बना, वर्ण। देखिए, मनुष्य के मुख से जितनी भी ध्वनियां निकली उसने उन सभी को किसी न किसी रूप में चिन्हित कर दिया। इस प्रकार भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का निर्माण हुआ वही वर्ण कहलाते हैं। अब अगर आपको इसकी परिभाषा पूछ ली जाए कि वर्ण किसे कहते हैं, तो आपको परिभाषा इसके क्या बतानी है, वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। क्या बताएंगे आप, वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए, अ, ई, उ। फिर देखिए क, ख, ग। क, ख, ग में नीचे हलंत दे रखा है। इस हलंत का क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य यह है कि ये आधा है। क, ख, ग ये आधा है, इसमें अ का स्वर मिक्स नहीं है। जैसे क होता है उसमें ए मिक्स हो जाएगा, तो इसके हम टुकड़े कर सकते हैं, क प्लस ए। ख में अगर हलंत हटा दे तो ख पूरा बन जाता है। ख पूरा बनने का मतलब ख प्लस ए, इसके हम टुकड़े कर सकते हैं। लेकिन वर्ण क्या होती है, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, इसलिए आधा का ख ग, क ख ग के नीचे अपने को हलंत लगाना ही पड़ेगा। तो ये है मूल ध्वनिया। मूल ध्वनि है, जैसे क ख ग मूल ध्वनि है, और इस क ख ग में हमने ए को मिला दिया, क में ए मिक्स कर दिया तो पूरा क बन गया। ठीक है, ख में ए मिक्स कर दिया पूरा ख बन गया, ग में ए मिक्स कर दिया पूरा ग बन गया। तो ये है वर्ण। अब वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णों की माला, जिस प्रकार फूलों की माला होती है उसी प्रकार वर्णों की माला। तो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं वर्णमाला में हमने किन किन को शामिल किया है। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये अपने पास कितने वर्ण हुए, 4, 3, 4, 4, 8, 9, 10, 11। तो ये 11 तो अपने पास क्या हुए, स्वर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये जो ये बॉक्स अलग से जो अपने को दे रखा है कैसे लेकर मैं तक का, इसको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ऊपर वाले हो गए स्वर, ये जो नीचे वाले ना ये पूरे हो गए व्यंजन, कैसे लेकर ह तक। लेकिन कैसे लेकर मैं तक होंगे स्पर्श व्यंजन। य, र, ल, व, य, र, ल, व होएगा अपने पास अंतस्थ व्यंजन। श है अपने पास होएगा उष्ण व्यंजन। तो वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण आते हैं, एक तो हो गया स्वर, दूसरा हो गया व्यंजन। तो वर्णमाला में कितने स्वर हुए अपने पास, कितने स्वर हुए, दो, एक तो स्वर और एक व्यंजन। तो इस प्रकार वर्णमाला में दो वर्णों को हमने शामिल किया है, स्वरों को और व्यंजनों को। तो देखिए बच्चों, वर्णमाला में हमने दो वर्णों को पढ़ा, स्वरों को और व्यंजनों को। सबसे पहले हम स्वर का अध्ययन करते हैं कि स्वर क्या होते हैं। स्वर वे वर्ण हैं जो किसी भी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि स्वर हैं वो बिना किसी स्वर की सहायता के स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण होता है। इनकी संख्या कुल टोटल 11 होती है, अपन आगे पढ़ के आ चुके हैं। इनके उच्चारण में हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, यानी स्वतंत्र रूप में इनका उच्चारण होता है। जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ।
अब ये तो अपने पास 11 स्वर हैं, लेकिन ओ यानी इसमें चंद्र बिंदु नहीं है, ये ओ की ध्वनि है वो आगत ध्वनि है, आगत स्वर है ये किस भाषा से आया गया है? अंग्रेजी भाषा से। जैसे मान लो आप लिखते हो डॉक्टर, तो डॉक्टर में डॉ ये वाला आता है, डॉ के ऊपर ये वाला आता है, इसमें बिंदु नहीं आती, सिर्फ चांद आता है। तो ये किस भाषा से दिए गए हैं? अंग्रेजी भाषा से। इसको क्या कहते हैं? आगत स्वर या आगत ध्वनि। ठीक है, जैसे डॉक्टर, कॉफी, कॉलेज आदि। स्वरों के 3 भेद हैं अपने पास। देखो ये 11 स्वर आए ना, इनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर का मतलब छोटे, ये मूल स्वर होते हैं। इन मूल मतलब प्रारंभिक स्वर, इनसे हमने बाद में और स्वर बनाए, लेकिन प्रारंभिक स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर। इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ और री। ह्रस्व स्वर संख्या में 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं संख्या में? 4, ए, ई, उ और री। नेक्स्ट देखिए दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, वो दीर्घ स्वर होते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इन दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अब ये देखिए अपने पास 11 थे ना, 11 को हमने 2 पार्ट में इनको बांट दिया है, ए, ई, उ और री। ये तो हो गए अपने पास ह्रस्व स्वर। अब नेक्स्ट देखिए ई, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 अपने पास क्या हो गए? ये 7 अपने पास हो गए दीर्घ स्वर। ये देखिए ये ए अपने पास क्या है? तो देखिए यहाँ पर हमने इनको आपको समझाने के लिए इसको सर्कल में हमने डिवाइड किया है। तो ये जो ब्लू सर्कल वाले हैं, ये देखिए ए, ई, उ, री। तो ये क्या हो गए ब्लू सर्कल वाले? अपने पास ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर देखिए आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। जो रेड सर्कल है वो क्या होगा? अपने पास दीर्घ स्वर होगा। नेक्स्ट देखिए प्लुत स्वर, जब किसी स्वर का उच्चारण लंबा करके किया जाता है तब वह प्लुत स्वर कहलाता है। यह उच्चारण प्राय दूर से पुकारते समय होता है, जैसे ओम, राम। इसी तरीके से हिंदी वर्णमाला में 3 अन्य वर्ण हैं जो स्वरों के बाद लिखे तो जाते हैं, लेकिन ये स्वर नहीं कहलाते और न ही ये व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है? अयोगवाह बोला जाता है। अब ये देखिए अपन बोलते हैं ना ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अंग, अह। तो ये अंग, अह और ये अनुनासिक, ये 3 अपने पास क्या है? अनुस्वार है। इनको हमने न तो स्वरों में डिवाइड किया है, न हमने इसको व्यंजन माना है। ये इन दोनों के बीच की स्थिति है। अंग, अंग क्या होगा? अनुस्वार, जिस पे बिंदी लगते हैं उसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और ये होगा चंद्र बिंदु, इसको बोलते हैं हम अनुनासिक। अह, अह को हम बोलते हैं विसर्ग। तो ये देखिए इनको बोलते हैं अयोगवाह। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं अनुस्वार का। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का अंतिम या 5वां वर्ण अनुस्वार कहलाता है। इसका प्रयोग विसर्ग के रूप में अनुस्वार यानी बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे चंचल, कंगन, तंत, पंत, हंस। तो ये देखिए ये होगा अनुस्वार। अब इसमें एक बात अपने को ये लिखी हुई आई है कि प्रत्येक व्यंजन वर्ग का अंतिम या 5वां वर्ण, जैसे मान लो क, ख, ग, घ, ड़। तो ये लाइन है, इसमें पहला वर्ण कौन सा? क। तो क के नाम से ही इसको बोला जाएगा क वर्ग, यानी इस लाइन को क्या नाम दे दिया गया हमने? क वर्ग। नेक्स्ट देखिए च, छ, ज, झ, ञ। तो ये पूरे 5 जो वर्ण है उसके पहला अक्षर कौन सा है? च। तो उसको क्या नाम दे दिया गया? च वर्ग। तो यहाँ पर किसी भी वर्ग का जो अंतिम अक्षर है, जो 5वां वर्ण है, वो सदैव अनुस्वार होगा। जैसे ये देखिए आप त, थ, द, ध, न होगा, उसको हम कई बार अनुस्वार में भी लिखते ना। संबंध, स, आदब, मैं स के ऊपर हम बिंदी भी लगाते, सम,
तो ये भी म है, वो भी प वर्ग का पांचवा वर्ण है, प प ब भ म। तो प का पांचवा वर्ण कौन सा होगा? अनुस्वार होगा। जैसे मान लो हमने लिखा संबंध, स म ब आधा न ऊर्ध्व, तो ये क्या होगा? संबंध। अब इसी को हमने अनुस्वार के रूप में लिखा, तो हम कैसे लिखेंगे? स ऊपर अनुस्वार, ब, फिर देखिए फिर अनुस्वार लगा दिया हमने, फिर हमने लिख दिया ध। तो ये क्या बात हुई? संबंध, है ना। मैं को हमने क्या किसके रूप में लिखा? अनुस्वार को। और इसको न को हमने किसके रूप में लिखा? अनुस्वार के रूप में, क्योंकि म और न है वो किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण है। तो देखो त वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है? त, थ, द, ध, न। तो न है, इसको हमने अनुस्वार के रूप में लिख दिया। अब देखिए म, प, फ, ब, भ, म। तो ये प है, उसका पांचवा वर्ण कौन सा होगा? मैं होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए अनुनासिक, जिस स्वर के उच्चारण में हवा नाक और मुंह से निकले, यानी दोनों जगह से इसका उच्चारण हो, नाक से भी ध्वनि सुने और मुंह से भी, उसको बोलते हैं अनुनासिक। इसे चंद्र बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसको किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? चंद्र बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आप इसका ये जो निशान है, इसको आप ध्यान में रखिए कि इसको हम किसके रूप में प्रयोग करते हैं? चंद्र बिंदु के रूप में। जैसे आंख, आंख में देखिए ये चंद्र बिंदु लगाई हुई है। हंस, चांद, फांसी, ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास चंद्र बिंदु। नेक्स्ट देखिए विसर्ग, इसका उच्चारण किसके समान किया जाता है के समान होता है। इसका प्रयोग दो बिंदु के रूप में किया जाता है। जैसे अत नहीं बोलते इसको हम अतः, यानी है के रूप में इसका उच्चारण होता है। प्रात नहीं बोलते इसको, हम बोलते हैं प्रातः, तो है के रूप में इसका उच्चारण होता है। पुन नहीं बोलते इसको, हम क्या बोलते हैं? पुनः, तो है के रूप में इसका उच्चारण होगा। नमः, तो नमम, नम नहीं बोलते इसको, नमः बोलते हैं, तो नमः में है के रूप में इसका उच्चारण हुआ। अब देखिए यहाँ तक हमने स्वरों को पढ़ लिया है। स्वरों को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। किस किस पार्ट में? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और श्लुत स्वर। श्लुत स्वर खाली बोलचाल की लैंग्वेज में प्रयुक्त किए जाते हैं ना। इसके बाद में देखिए हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा तो अयोगवाह ध्वनियां हमने पढ़ी, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। नेक्स्ट देखिए व्यंजन। व्यंजन वे वर्ण है जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो व्यंजन क्या है? व्यंजन वे वर्ण है जो हम स्वरों की सहायता से बोलते जाते हैं। इनको स्वतंत्र रूप में हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे पहले ही मैंने आपको बताया था क, तो क आधा है, उसमें ए जोड़ा तो हमने क्या बनाया? पूरा कर। तो ये हमारे पास व्यंजन आ चुका है। ख प्लस ए, तो ये खाली ख था, इसमें हमने ए को मिक्स किया, यानी स्वरों को मिक्स किया। स्वरों को मिक्स करने से ये ख बना। इसी तरीके से देखो ख के साथ ई मिक्स कर देते हैं, यानी ई स्वर बना देते हैं, तो खी बन जाता है। ए बना देते हैं तो खे बन जाता है। इनकी संख्या 33 होती है। इनके उच्चारण में हवा मुंह में कहीं न कहीं टकराकर बाहर निकलती है। स्वर से युक्त होने पर ही व्यंजन इस प्रकार लिखे जाते हैं। यानी अगर हम स्वरों से युक्त न करते हैं व्यंजन को, सिर्फ व्यंजन रखते हैं, तो ये किसके रूप में प्रकट होएगा? क के रूप में, क के नीचे हलन। और हमने इसको स्वर युक्त बनाया है, तो इसमें ए मिक्स स्वर क्या बना? क। इसी तरीके से आ बना देते हैं तो का बन जाता है, ई बना देते हो तो की बन जाता है। नेक्स्ट देखिए व्यंजन।
व्यंजन अपने पास क्या है ये देखिए, मैंने बताया था ना, जो फर्स्ट लाइन का जो फर्स्ट वर्ण होता है उसी के नाम से उसको नाम दे दिया जाता है। ये घर का मेन मेंबर बन जाता है, ये इसका घर है, क ख ग घ ड़। ये किसका घर हुआ? क का घर हुआ, क्योंकि इसका फर्स्ट मेंबर कौन हुआ? क हुआ। तो क के नाम से ही इसको हम नाम दे देते हैं क वर्ग। इधर देखिए च छ ज झ ञ, इसका भी फर्स्ट मेंबर च हुआ, तो इसको च वर्ग नाम दे दिया गया। ट ठ ड ढ ण, इसका फर्स्ट मेंबर कौन हुआ? ट, तो ट वर्ग। इसका त वर्ग, इसका प वर्ग, ये हुए इसके वर्ग। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन है य र ल व, और उष्मी व्यंजन है श श श ह। एक चीज और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे ड और ढ है, इसमें अपने पास बिंदी नहीं है। आप कई बार ये गलती करते हो कि टे वाली लाइन में जो ड और ढ उसमें नीचे बिंदी लगाते हो, नहीं, ये रॉन्ग है। ड और ढ अपने पास नए व्यंजन आए जिनको अब मान्यता प्राप्त हुई है, और इनका जो लिखने का तरीका है वो भी थोड़ा अलग है। ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहती हूँ। जैसे ड और ढ, इनसे हम कोई भी शब्द का प्रारंभिक नाम लगा सकते हैं, जैसे डलिया, ढोल, तो उसमें हम डे के नीचे बिंदी नहीं लगाते। ये बिंदी वाले कब आते हैं? जब हम किसी वर्ण के बीच में इनको लेके आते हैं, जैसे चिड़िया, तो चिड़िया में डी बीच में आया ना, तो वहां पर अपन बिंदी लगाते हैं, ठीक है। ये वाले जो ड और ढ बिंदी वाले वर्ण है वो हमेशा जो वर्ण के बीच में आएंगे, और यहाँ इनसे वर्ण स्टार्ट होगा। इनसे कभी भी ड और ढ से वर्ण स्टार्ट नहीं होता, ये बीच की स्थिति में आते हैं। समझ गई? तो ये इंट्रोडक्शन था, कभी इसका वापस से हम विस्तृत में अध्ययन करेंगे, ठीक है। आगे देखिए संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो, संयुक्त का मतलब आपस में मिलना, जब दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। जिसमें जो पहला व्यंजन होता है वो स्वर रहित होता है, यानी आधा होता है, और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है, यानी पूरा होता है, तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देखिए अपने पास क्या है, ये अपने पास है क्षय, ये क्षय है, तो इसमें क्या होगा? क, मैंने आपको बताया कि इसमें दो वर्ण जुड़े हैं, क्षय, तो अपने को आवाज से पता चल रहा है क प्लस क्षय। लेकिन इसका जो पहला वर्ण होगा वो सदैव आधा होगा, और दूसरा वर्ण होगा पूरा, तो इससे क्या बनती है? क्षत्रिय, कक्षा, क्षमा, क्षत्रिय, ठीक है ना। त्रय, नेक्स्ट देखिए अपने पास है त्र। त्र का जो पहला वर्ण होगा वो आधा त होगा, नेक्स्ट होगा र, क्योंकि इसमें आवाज से पता चला त्र यानी त प्लस र, तो तय होगा वो आधा होगा, र पूरा होगा। इसमें देखिए पत्र, त्रिशूल, नीचे देखिए ज्ञ, ज्ञ में अपने को आवाज आ रही है ज प्लस य, तो ज आधा होगा, य पूरा होगा, तो क्या बना? ज्ञान, यज्ञ। नेक्स्ट देखिए श्रेय, तो इसको बोलने से अपने को पता चल रहा है श प्लस र, यानी श आधा र पूरा, श्रम, श्रवण, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक हम आज अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने क्या पढ़ा? स्वर और व्यंजनों को थोड़ा हमने डिवाइड करके पढ़ा कि कौन कौन से स्वर है, कौन कौन से व्यंजन है। बच्चों आप इसको जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे ना, जब तक आप हिंदी में शुद्ध रूप से लिखना नहीं सीख पाओगे। तो अगर आपको शुद्ध रूप से लिखना सीखना है, इनका सही प्रयोग सीखना है, तो आपको ये पढ़ना जरूरी है। आप इसको पढ़ो, समझो, और अपने टेस्ट के लिए इसको तैयार करो। धन्यवाद।